उत्तर भारत की तराई में बसे एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक किसान रहता था, राम लखन। उम्र 50 वर्ष के आसपास, पर चेहरे पर थकान और अनुभव ने उसे 80 का दिखा दिया था। जिंदगी भर धूप बारिश में मेहनत करके अपनी 2 बीघा जमीन से ही घर चलाया था। पत्नी का देहांत 5 साल पहले हो चुका था और अब उसके साथ सिर्फ उसका बेटा 10 वर्षीय छोटू था, जो उसकी छोटी सी दुनिया और जीने की वजह दोनों था। राम लखन के गांव के पास एक बड़ा घना और पुराना जंगल था। कई पीढ़ियों से उस जंगल से गांव वालों का रिश्ता रहा था। कोई लकड़ी लाता, कोई औषधीय पत्तियां, कोई पशुओं को चराने लेकर जाता। पर पिछले कुछ समय से जंगल अजीब तरह से बदल गया था। लोगों का कहना था कि रात में वहां इंसानों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। पेड़ों के बीच किसी की परछाइयां घूमती दिखती हैं। कई बार पशु भी अचानक गायब हो जाते थे। गांव वाले धीरे धीरे जंगल से डरने लगे थे। लेकिन राम लखन के लिए डर से ज्यादा जरूरी था अपना खेत बचाना। इस साल बारिश समय पर नहीं आई थी और जमीन सूखने लगी थी। उसे जंगल के किनारे वाली नदी से एक छोटी नहर बनानी थी, ताकि पानी खेत तक पहुंच सके। एक दिन सुबह सवेरे राम लखन ने खुद से कहा, अगर आज नहर ना बनाई तो फसल खराब हो जाएगी। छोटू का पेट कैसे भरूंगा? वो अपना फावड़ा, कुल्हाड़ी और एक रस्सी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। छोटू ने पीछे से आवाज लगाई, बाबा, अकेले मत जाइए, जंगल में डर लगता है। राम लखन मुस्कुराया और बोला, डरने से अच्छा है सामना करना बेटा, जल्दी लौट आऊंगा। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ कि हवा भारी और नम थी। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के भी थरथरा रही थी, मानो उसमें कुछ फुसफुसा रहा हो। राम लखन ने सोचा, शायद मेरा वहम हो। वो नदी की ओर बढ़ा। नदी दूर नहीं थी, पर रास्ता कीचड़ और जंगली झाड़ियों से भरा हुआ था। बीच बीच में जंगली पक्षियों और बंदरों की आवाज गूंज रही थी, पर आज वे भी जैसे ज्यादा बेचैन थे। नदी तक पहुंचकर उसने नहर खोदनी शुरू की। 2 घंटे की मेहनत के बाद वो पसीने से तरबतर हो गया। तभी उसे लगा कि पीछे किसी ने झाड़ी हिलाई है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। लेकिन जब वो फिर काम में लगने लगा, उसे फिर वही आवाज आई, इस बार ज्यादा साफ। कौन है? उसने ऊंचे स्वर में पूछा। कोई जवाब नहीं, पर लगा जैसे हवा में किसी की छाया लहराई हो। तभी अचानक एक तेज आवाज आई, रुक जाओ। राम लखन चौंक कर पीछे मुड़ा। सामने एक लंबी दुबली पतली आकृति खड़ी थी। उसका शरीर मिट्टी और पत्तों से ढका था। बाल लंबे बिठे हुए, आंखें चमकीली हरी थीं। कुछ पल के लिए राम लखन का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर फिर उसने हिम्मत बांधी। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? वो व्यक्ति धीरे धीरे आगे आया और बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। लोग मुझे वनदेव कहते हैं। तुम यहाँ नहर क्यों बना रहे हो? राम लखन हैरानी से बोला, रक्षक? यह तो इंसानों की दुनिया है। तुम किस तरह के इंसान हो? वनदेव ने उदासी भरी आवाज में कहा, मैं भी कभी इंसान था, पर वर्षों पहले गांव वालों ने जंगल को इतनी बेरहमी से काटा कि मुझे प्रकृति की रक्षा की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। तब से इस जंगल और इसकी जीव जंतुओं की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। राम लखन ने पहली बार उसकी आंखों में दर्द महसूस किया। मैं जंगल को नुकसान पहुँचाने नहीं आया, नहर बनाकर फसलों को बचाना चाहता हूँ। वनदेव ने नदी की ओर इशारा किया। इस नहर से जंगल का पानी कम होगा, पौधे सूखेंगे, जानवर प्यासे मरेंगे। राम लखन ने भारी आवाज में कहा, पर अगर मैं पानी न लाया तो मेरा बेटा भूखा मर जाएगा। दोनों के बीच भारी खामोशी छा गई। वनदेव ने कहा, जंगल और इंसान दोनों को बचाने के लिए कोई और रास्ता होना चाहिए। राम लखन ने सिर हिलाया। मैं गरीब आदमी हूँ, सरकार से मदद नहीं मिलती। गांव वाले भी अपने अपने दुख में फंसे हैं। मैं क्या करूं? वनदेव ने उसे गहरी नजर से देखा। अगर तुम जंगल के लिए काम करोगे तो जंगल तुम्हारी मदद करेगा। राम लखन चौंक कर बोला, कैसा काम? वनदेव बोला, जंगल में कई जगह आग फैलाने की कोशिश हो रही है। कुछ लोग चोरी छुपे पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। अगर तुम उन्हें रोकने में मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जहां से तुम्हें स्वाभाविक रूप से इतना पानी मिलेगा कि तुम्हें कभी नहर नहीं बनानी पड़ेगी। राम लखन सोच में पड़ गया, फिर बोला,
अगर इससे जंगल भी बचेगा और मेरी फसल भी, तो मैं तैयार हूँ। वनदेव ने सिर हिलाया और बोला, तो मेरे पीछे आओ। दोनों जंगल के भीतर गहराई में चले। रास्ता कठिन था, पर चलने पर ऐसा लग रहा था कि पेड़ खुद उनके लिए रास्ता बना रहे हों। ये देख रामलखन को आश्चर्य भी हुआ और डर भी। कुछ दूरी पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दो आदमी बड़े पेड़ पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आसपास लकड़ी का सामान फैला था। पास ही कुछ पॉलीथिन में पेट्रोल भी रखा था, जिससे साफ था कि वे आग लगाने की तैयारी में थे। रामलखन ने वनदेव की ओर देखा। वनदेव ने कहा, इन्हें रोकना होगा। रामलखन ने हिम्मत जुटाई और जोर की आवाज में चिल्लाया। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? दोनों आदमी चौंक कर मुड़े। एक ने गुस्से में कहा, तुझे क्या लेना देना, दफा हो जाए। पर रामलखन पीछे नहीं हटे। जंगल सबका है, इसे कोई नहीं जलाएगा। तभी वनदेव आगे आए। जैसे ही दोनों लकड़हारे ने उनकी आंखों में वो हरी चमक देखी, वे डर से कांपने लगे। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे, पत्तियां गोल गोल घूमने लगी। लकड़हारे डरकर भाग निकले। रामलखन स्तब्ध रह गया। वनदेव ने समझाया, जंगल खुद अपनी रक्षा करने की कोशिश करता है, पर कभी-कभी इंसानों को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। रामलखन ने कहा। अब मैं समझ रहा हूँ कि जंगल भी हमारा परिवार है। वनदेव मुस्कुराया। अब समय है कि मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊं। दोनों आगे बढ़े। रास्ता पत्थरों और काई से भरा हुआ था, लेकिन आखिरकार वे एक छोटी पहाड़ी पर पहुंचे, जिसके पीछे एक छिपा हुआ झरना था। ये जंगल का सबसे पवित्र और सुरक्षित स्थान था, जहां कोई इंसान पहले कभी नहीं आया था। झरने का पानी बिल्कुल साफ, चमकीला और लगातार बह रहा था। वनदेव ने कहा, ये पानी कभी नहीं सूखता, इसे हमारा जीवन झरना कहते हैं। रामलखन ने आश्चर्य से पूछा, क्या मैं यहाँ से पानी ले सकता हूँ? वनदेव बोले, हाँ, पर एक शर्त पर। तुम हर साल जंगल में 10 पेड़ लगाओगे और उन्हें बड़ा होने तक संभालोगे। रामलखन की आंखें भर आए। मैं वचन देता हूँ। वनदेव ने अपने हाथ उठाए और झरने के किनारे की जमीन हिली। धीरे धीरे एक छोटी प्राकृतिक जलधारा खुद ब खुद बनी, जो रामलखन के खेतों की दिशा में बहने लगी। रामलखन की आंखों में आंसू आ गए। ये तो चमत्कार है। वनदेव ने कहा, ये चमत्कार नहीं, इंसान और प्रकृति का संतुलन है। अगर तुम इसे निभाओगे, जंगल हमेशा तुम्हारा साथ देगा। रामलखन जब गांव लौटा तो सूर्य ढल चुका था। छोटू दौड़कर आया और गले लग गया। बाबा, देर क्यों हो गई? मैं बहुत डर गया था। रामलखन ने बोला, आज जंगल ने हमारा साथ दिया बेटा। अगले दिनों में जंगल से आई नई जलधारा के कारण रामलखन का खेत लहलहा उठा। फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव वाले देखते ही रह गए। रामलखन ने सबको सच बताया, पर वनदेव वाली बात किसी ने नहीं मानी। लेकिन रामलखन के लिए ये मायने नहीं रखता था। उसने अपना वचन निभाया। वो हर साल पेड़ लगाता, जंगल को साफ रखता और गांव वालों को भी प्रेरित करता। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। जानवर लौट आए, पक्षियों की आवाजें बढ़ीं, गांव की बारिश भी सुधरने लगी। लोग समझ गए कि जंगल को बचाना ही असली समाधान है।